हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हम लोग कवर करने वाले। 9 चैप्टर आपकी हो चुके हैं। एससीईआरटी ये बीपीएससी की क्लासेस आपको डेली 2 बजे मिलती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हर टॉपिक वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। जब ये सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आपकी ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है एग्जाम डेट की, क्योंकि पहले न्यूज में निकली थी एग्जाम डेट 10 से 12 के बीच होनी है, बट अब ऑफिशियल डेट जो आ चुकी है वो आपकी है 10 यानी 10 जून को है और 11 जून को है। 10 जून को आपका टीआरई वो उसका पीआरटी का होगा, यानी 1 to 5 एंड 6 to 8 का होगा, और 9 to 10, 11 to 12। तो ये 2 दिन आपके एग्जाम होंगे। कौन कौन से जिले में एग्जाम सेंटर रहने वाला ये भी अनाउंस हो चुका है। तो ये मैंने पूरी इसकी वीडियो बनाई हुई है, आपको यहीं पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो भी जाके देखिएगा, उसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब ये फाइनल रहा कि जो आपका एग्जाम की डेट है वो आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। तो अब ये कोई डाउट मत रखिए कि कब आपका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड है तो आपको 2 दिन पहले देखने को मिलेगा, उसी में आपका जो जिला है, यानी कौन से जिले में आपका कॉलेज है, कहाँ पे आपका सेंटर है, तो उसी में गिवन होगा। तो कब ये आउट करेंगे एडमिट कार्ड, वो जब आ जाएगा तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। 9 चैप्टर हो चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी जाके देख लीजिएगा। हम आज लोग जो आज की क्लास है इसमें हम लोग 10 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है वो एससीईआरटी वो एनसीईआरटी प्लस उसमें हम लोग सोशल साइंस कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग की 6 चैप्टर की क्लास 6 की पूरी हिस्ट्री हो चुकी है। 7th की जो है उसका जो एक चैप्टर बचा हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा, यानी कल समाप्त हो जाएगी। हम लोग 8 चैप्टर 8 क्लास पे चल देंगे, उसकी हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। इसमें जो दिया गया है शहरी एवं ग्राम्य जीवन, इसके बारे में दिया गया है, यानी शहर का जो जीवन रहता है और ग्रामीण जीवन, इसके बारे में इस चैप्टर में गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये पुराने टाइम के जो औजार थे वो यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि ये कृषि कार्य से जुड़े हुए औजार थे पुराने टाइम के। अब हम लोग चलते हैं थ्योरी की तरफ। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य जो था उत्कर्ष पर था, काफी प्रचलित था। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 में अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा था। लोहे के प्रयोग में कृषि उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। आगे चलते हैं। लगभग 185 ईसा पूर्व में अशोक के आक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उनकी एकांता छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आ गए, यानी जब धीरे धीरे इनका जो साम्राज्य था वो उसका पतन हो गया, यानी उस पे जो था शासन लोगों का कम हो गया। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो छोटे छोटे राज्य थे उनका अस्तित्व आ गया, यानी जब बिखर गई सारी साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य कैसे बनता है, छोटे छोटे नगरों को मिला करके ही साम्राज्य बनता है। तो जब साम्राज्य का पतन हो गया तो फिर से छोटे छोटे जो राज्य थे उनका अस्तित्व आ गया। मगध में शुंग वंश एवं कण वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल राजवंश के शासक की शुरुआत हुई। इस समय भारत में विदेशियों की भी कई आक्रमण हुए, यानी जो विदेशी लोग थे वो भी इस टाइम बहुत आक्रमण करने लगे। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शाकों का शासन रहा। उसके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यह शासन किया। इसके विषय में हम विस्तार से अगले अध्याय में पढ़ेंगे, यानी जो कुषाण वंश थे फिर उनका शासन आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है, फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व जो थी भूतपूर्वक प्रगति हुई, यानी काफी प्रगति हुई। तो ये जो आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व में इसमें काफी कृषि जो संबंधित थे काफी परिवर्तन देखने को मिले, यानी कृषि का प्रसार हुआ, नए शहरों का विकास हुआ, उद्योगों एवं व्यापारों में भी प्रगति हुई। तो ये सारे परिवर्तन देखने को मिले। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के
अंदर स्थल मार्ग की खोज की तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। आगे चलते हैं। इस अध्याय में आप मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग देख लेंगे इस चैप्टर में। खेती का विकास, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व था। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू किया था, यानी खेती बहुत टाइम पहले स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था क्योंकि पुराने टाइम में लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता था कि हमको कैसे कृषि करनी है। बट हाँ, उन्होंने क्या किया, जब एक जगह रुकने लगे स्थायी रूप से तो धीरे धीरे उन्होंने बीज बोना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे वो कृषि करने लगे, जिससे वो एक ही जगह पे रुकने लगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गांव बनने लगे। उसे लोग नहीं था कि वैसे लोग बाजार में जाकर बेच सके और अपनी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर सके। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए उससे खेती का काम तेजी से होने लगा। यानी मौर्य जो काल आया तो उसमें जब लोग औजार लोहे के बनाने लगे तो उनका प्रयोग करने लगे खेती में, तो जो खेती थी वो अच्छी उपज होने लगी। मौर्योत्तर काल में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक की जाने लगी। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी तथा पत्थर के कांसे का जो था औजार का प्रयोग किया जाता था। यानी उस टाइम में लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, लोग लकड़ी का बनाते थे, ठीक है, और कांसे का प्रयोग किया जाता था। खेती के विकास में लोहे के औजार के साथ साथ अधिरोपण तकनीकी का भी विशेष महत्व था, जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपण से उत्पादन में कई गुना वृद्धि करना। तो ये सब जो परिवर्तन थे मौर्य काल में स्टार्ट हो चुके थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिंचाई व्यवस्था क्या रही। हमारे यहाँ खेती शुरू में जो था मानसून पर निर्भर करता था, यानी जैसा मानसून होता था वैसी कृषि होती थी। अगर वर्षा होती तो खेती होती, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ता था। ऐसी ही परिस्थितियां होती थी, अतः खेती के लिए सूखे से निपटाने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी थे। यानी लोग कोशिश तो कर रहे थे बट उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। अगर कृषि जो होती थी मौसम पर निर्धारित होती थी, अगर कभी बारिश हुई तो बारिश ही अगर हो रही तो तब भी फसल नष्ट हो जाती थी क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई, या फिर सूखा पड़ता था तो सूखे की वजह से भी जो फसल थी वो नष्ट हो जाती थी। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु नगरों, कुओं, तालाबों और कृषि झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। यानी धीरे धीरे लोगों ने प्रयास करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। आगे चलते हैं। सुदर्शन झील के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यानी जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यह गुजरात में स्थित है। इस झील में सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। यानी जो ये झील है, लेकिन 400 साल बाद ही आए भयंकर तूफान के इतने झटके तटबंध टूटे और उनका सारा जो पानी था बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन नामक शासक के एक अभिलेख में मिलती है, ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। आगे चलते हैं। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या व्यगार नहीं लिया गया था। सारा खर्चा सरकारी खजाने से किया गया था। यानी जो तट फिर से बनवाया गया था तो इसके लिए कोई कर वगैरह कोई वसूली नहीं की गई थी, जो सरकारी खजाने से बनवाया गया था। पुनः 300 वर्ष बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने किया। यानी कुछ टाइम बाद फिर से ये टूटा तो जो गुप्त वंश के शासक थे स्कंदगुप्त, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। आगे चलते हैं। खेती के विकास के फायदे देख लेते हैं। सिंचाई और औजारों के प्रयोग में अनाज का उत्पादन बढ़ गया, लोगों की खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी जो मजदूरी थी
वो भी बढ़ गई, क्योंकि लोगों का जो काम था, काम करने की आवश्यकताएं बढ़ी। तो जब लोगों की जरूरतें बढ़ी तो धीरे धीरे मजदूरी भी बढ़ गई। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने में उनका उत्पादकता जो थी वो बढ़ने लगी और पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। राजा को अधिक धन की प्राप्ति ने उन्हें राजा को अधिक धन प्राप्ति में उन्हें महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका एक प्रमुख परिणाम है, यानी व्यापार के ही द्वारा इनका जो था काफी विकास होने लगा। अब व्यापार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ, यानी जो व्यापार था वो लोग काफी फैलने लगा था। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला एवं पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शाक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिमी और मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध हो गया। यानी जब धीरे धीरे इनका विकास हुआ तो जो पश्चिम एशिया थी, उपमहाद्वीप में पश्चिम और मध्य एशिया जो थी, इनका घनिष्ठ संबंध हो गया। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था। तो मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग जो गुजरता था, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिम प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार प्राय इसी मार्ग से होता था। ठीक है। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत में निर्मित विलासीलता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। अब हम लोग चलते हैं संगमकालीन व्यापार, इसके बारे में देख लेते हैं। दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिले हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि जो थी काफी काफी उपजाऊ थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस या मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। यानी जो वहाँ के लोग थे, फूल, फल, मांस, मछली, मसाले, ये सब उनके लिए उपलब्ध रहते थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी एक था। जो पुहार था वो एक था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्र व्यापार दक्षिण भारत से होकर होने वाला रोमन व्यापार था। जो रोमन का व्यापार होता था उससे ज्यादा फायदा मिलता था दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में तीनों राजवंश के शासक चोल, पांड्य और चेर ने समकालीन व्यापार को काफी काफी उच्चतम बनाया या काफी उन्नत उसमें उन्होंने की। अब जो संगम काल था इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। संगम जो है शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए संगम क्या है, तो संगम जो होता है इसका तात्पर्य होता है कवियों की सभा से। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इसके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल एवं चेर के उद्भव और विकास का विवरण भी प्राप्त होता है। तो यानी संगम जो काल था, इसी के माध्यम से हमको सारी जानकारियां मिलती हैं। आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है पुहार की व्यापारिक गतिविधियां एक अवलोक, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो बात कही गई है, पुहार संगम काल का काफी सुविधाजनक बंदरगाह था, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यह विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदी बाड़े पर उतारी जाती थी।
विदेश से व्यापार के कारण पुहार के लोग काफी धनी हो गए थे, क्योंकि जो व्यापार करते थे वो विदेश से करते थे। इन नगरों में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिल वाले थे। इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था तथा नीचे की मंजिलों पर इसमें अलग अलग कक्ष होते थे। नीचे की मंजिलों का उपयोग व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाजों पर ध्वज जो था वो लहराते थे। इसके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी गाड़ते थे, जो जहाजों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल का जो था फैशन परास्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। यानी जब जो जहाज ले जाते थे व्यापार के दौरान, जो सामान का आवागमन करते थे, तो उसमें झंडा गाड़ देते थे उसी जहाज पे। उससे ये आइडिया लग जाता था कि हाँ, इस जहाज में कौन सा सामान जो है आ रहा है या जा रहा है। ठीक है, तो इससे ये लोग सूचित कर लेते थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। समकालीन भारत में तटीय शहरों तोंडी, मुजारिस, पुहार, अरिकेमेंडू में यवन व्यापारी काफी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे। इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वत से प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं का भी यहाँ से ले जाते थे। तो यानी उसके बदले क्या देते थे? पहले शराब की बोतल, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे। ठीक है, उसके बदले यहाँ से क्या ले जाते थे? मसाला हो गया आपका, समुद्र एवं पर्वत से प्राप्त जो दुर्लभ यानी जो अनमोल चीजें मिलती थी उनको भी ये ले जाते थे यहाँ से। यहाँ हुई खुदाई से रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चिन्हों वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनमें हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। यानी जो ये निर्यात होता था, क्योंकि जो चीज भारत के पास नहीं होती थी वहां से ले लेते थे रोमन से, जो वहां पे नहीं होता था वो यहाँ आवागमन होता रहता था। अब चलते हैं विनिमय के साधन के सिक्के कैसे थे। व्यापार वाणिज्य में विकास के ही विनिमय के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। आप पिछले अध्याय में संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में गाय को देखे होंगे। आगे चलते हैं। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा था। यानी पुराने टाइम में जो था लेन देन के अनुसार जो प्रणाली अपनाई जाती थी, पर धीरे धीरे जब समय बदला तो सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन होने लगा। पहले आवागमन भार वाले तथा अमानकीकृत सिक्कों का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्य के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। तो अगर आपसे पूछा जाए जो सोने के सिक्के हैं भारत में पहली बार किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानी शासकों ने किया था। आहत सिक्के, चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत सिक्का कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आहत सिक्का किसको कहते हैं। तो जो चांदी और सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह लगा होता था उसको हम आहत सिक्का कहते थे। ठीक है, आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा आहत सिक्का किसे कहते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं आहत सिक्का बना हुआ है। कुषाण शासकों के समय सोने एवं चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले। इन सिक्कों में हमें उनकी उसके जानकारी करने वाले शासकों के समय व्यापक वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। तो यानी इस सिक्के के माध्यम से हमें काफी जानकारी पुराने टाइम में क्या हुआ उसके बारे में हम लोगों को इस सिक्के के माध्यम से जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र जो हैं अंकित रहने से उस काल के कालात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित हैं। तो यानी जो कुषाण
कुषाण शासक के टाइम में जो सिक्के थे उस पे बौद्ध धर्म का चिन्ह अंकित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः ये सिक्के उस समय भी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुषाण कालीन सिक्के जो हैं, सातवाहन सिक्के हैं, शक सिक्के और हिंदू वन सिक्के, ये सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बने हुए हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे। आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। शहर की समृद्ध एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्ध को बढ़ाया। जातक कथाओं में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। यानी जब वो लोग व्यापार कर रहे थे तो धीरे धीरे व्यापार भी उनका बढ़ा, तो उनकी जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी होती चली गई। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख जो नगर थे, तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रीवास्तव, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टगर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावली, अरिकमेंडू आदि महत्वपूर्ण शहर थे। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हमें पाटलिपुत्र का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा। यह यातायात के लिए 2 तरह के जो साधन उपलब्ध कराते थे, जल मार्ग और एक स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम तक्षशिला की ओर से जाने वाला मार्ग जो था, स्थल मार्ग, पाटलिपुत्र से ही होकर जाता था। दूसरी तरफ जल मार्ग जो था वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक से यहाँ से रास्ता जाता था। यानी जो जल मार्ग था वो ताम्रलिप्ति की तरफ से जाता था और जो स्थल मार्ग था वो पाटलिपुत्र की तरफ से होते जाता था। ठीक है, यह वर्मक और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर के चारों तरफ की किलेबंदी हो गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहराने के लिए संघाराम थे। वर्तमान पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। आगे चलते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र राजकीय एवं कोलकाता के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधियों का प्रधान केंद्र रहा। यानी जो पाटलिपुत्र है वो हजारों वर्षों तक, बहुत टाइम तक प्रशासन गतिविधियों, यानी काफी वहाँ पे प्रशासन जो रहा, गतिविधियां जो भी हुई उसके दौरान, तो उसका केंद्र रहा जो पाटलिपुत्र है। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे, क्योंकि वहाँ पे प्रशासन का केंद्र था, क्योंकि आवागमन सब वहीं से होता था। तो वहाँ पे जो प्रशासनिक लोग थे, अधिकारी लोग थे, वो वहीं रुकते थे। जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई थी। इन अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था, क्योंकि वो लोग काफी धनवान होते थे तो मंदिर को दान दिया करते थे। प्राय शहर के राजा रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यह अस्त्र शस्त्र बनाने वाले रथ बनाने वाले के रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ाई आदि निवास करते थे। आगे चलते हैं हम लोग। हमने उस समय गांव के बारे में अपेक्षाकृत यहाँ से नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था। यानी कि उस टाइम जो मौर्य काल चल रहा था, उस टाइम भी सारे लोग जो गांव के लोग थे वो एक समान नहीं थे। कहीं पे जलवायु का और कहीं पे सभी असर देखने को मिलता था, क्योंकि कहीं की जलवायु अच्छी होगी और कहीं की जलवायु अच्छी नहीं होगी, तो इसका भी असर देखने को मिलता था। तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता भी देखने को मिली। पहाड़ी यो वन प्रदेश के गांव दूर दूर बसे थे, एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। यानी जो गंगा घाटी के पास लोग रहते थे, उनकी जो आबादी थी वो घनी थी, क्योंकि वहां की मिट्टी भी उपजाऊ और उनको उचित मात्रा में जल भी मिल रहा था। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना स्थानीय प्रशासन से थोड़ी भिन्न थी। अब हम लोग चलते हैं, गांवों का सामाजिक एवं प्रशासनिक जो स्तर था वो कैसा था। यानी जो गांव के लोग थे उन पे शासन का जो माहौल रहा वो कैसा रहा। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक भी कहते थे।
तो ये ध्यान रखना, ग्राम भोजक किसे कहते हैं? गांव का जो प्रमुख मुखिया होता था मौर्य काल में, उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था, यानी वंशानुगत चलता रहता था। इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम रखते थे। ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। तो यानी जो गांव में जिनके पास ज्यादा खेती होती थी तो वो लोग मजदूर भी रखते थे, ठीक है। और ये राजा को कर भी वसूलते थे, यानी राजा जो थे वो इस पे कर भी वसूलते थे। और न्यायाधीश एवं पुलिस का भी ये लोग काम किया करते थे। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उन्हें गृहपति कहा जाता था, यानी जिनके पास खुद की भूमि जो होती थी उन्हें क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए सीटेट में कोई आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि जो मतलब पेपर 2 होता है आपका सोशल साइंस का जो पेपर एसएसटी का जो होता है, यानी जो एसएसटी है आप में, ये इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोई आइडिया नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यही ऐसे ही टू द पॉइंट उठा ले जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए गृहपति किसे कहते हैं, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी तो आप बता दोगे। अगर आपने पेपर से प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लिए तो उससे आप थोड़ा बहुत कर लोगे, लेकिन 100% पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और वे दूसरों को ज़मीन पर मजदूरी करते थे, यानी उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी पर वो दूसरों की ज़मीन पे मजदूरी किया करते थे। इस तरह के लोगों में दास, कर्मकार आदि शामिल थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को वेल्लार कहा जाता था। तो वेल्लार किसे कहा जाता था? दक्षिण भारत के जो बड़े किसान थे। गृहपति किसे कहा जाता था? जिनके पास खुद की भूमि होती थी। छोटे किसान जो होते उड़वार कहा जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कैंडेसियार और अधिमाई कहा जाता था, यानी जो भूमिहीन यानी जिनके पास जमीन नहीं होती थी और जो मजदूर लोग होते थे और जो दास होते थे उनको अधिमाई तथा कैंडेसियार कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ाई, बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। आगे चलते हैं हम लोग। मौर्योत्तरकालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कश्मीर, कोशाल, बिदर्स एवं कलिंग हीरों के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, यानी जो बंगाल है वो मलमल के जो रेशे से जो वस्त्र बनते थे उनके लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै जो था प्रमुख केंद्र रहा, यानी जो उत्तर में काशी और दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र हैं कपड़े उत्पादन के लिए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम जो थी वो महिलाएं ही किया करती थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करते रहते थे। इनके अपने अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। आगे चलते हैं। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने, तैयार माल का विवरण कराने का कार्य किया करते थे। देखिए जो आपका बीपीएससी है, बीपीएससी में एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों पूछता है। तो जो मैं आपको क्लास 5 बजे कराती हूँ एनसीईआरटी, वो सीटेट के लिए होती है क्लास, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपका जीके जीएस जो है वो दोनों बुकों से आता है। और अब आपकी फाइनल डेट भी आ चुकी है, तो आपको दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी है, तभी जाके आपका जीके जीएस कंप्लीट होगा, क्योंकि 40 नंबर का आता है आप में। तो ये काफ़ी स्कोरिंग भी बन जाता है। तो इसको आपको कंप्लीट अगर अच्छा करना है प्रॉपर तरीके से, तो ये जो आपको 2 बजे क्लास मिलती है ये एससीईआरटी होती है, ठीक है, इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं। और जो 5 बजे क्लास मिलती है वो एनसीईआरटी होती है। तो दोनों से कंबाइंड क्वेश्चन आपके में पूछे जाते हैं बीपीएससी एग्जाम में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और प्रॉपर तरीके से जब आप थ्योरी कंप्लीट करोगे तभी आप जीके जीएस के क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि यहाँ मतलब कोई आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन उठा लेंगे। जैसे आपका हिंदी है तो उसमें पता है कितने टॉपिक हैं, यहाँ से आएगा। वैसे ही एससीईआरटी और एनसीईआरटी में भी फाइनल रहता है कितने टॉपिक है, बट इसमें टॉपिक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको जैसे आपने क्लास 6 की उठाई तो उसमें ज्योग्राफी भी पढ़नी, पॉलिटी भी पढ़नी और हिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है। तो पार्ट इसके ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, यानी सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई आइडिया नहीं रहता क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से हमको थ्योरी ही कंप्लीट करनी होती, तभी जाके हमको जीके जीएस में अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। तो आपको दोनों क्लासेस ज्वाइन करनी है जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी वाले हैं। आगे चलते हैं।
यानी जो पुराने टाइम में सूत का काम करते थे उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी और विशेषकर सूत काटने का काम जो महिलाएं ही किया करती थी। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करते थे, यानी एक दूसरे की संगठित रूप से मदद किया करते थे। इसके अपने अपने संघ थे जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देना, कच्चे माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया करते थे। श्रेणी बैंक का भी कार्य करते थे। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास में भी जो था वो दे दिया जाता था, यानी कुछ हिस्सा जो था वो बैंक जो जमा करती थी वो ले लेती थी और कुछ हिस्सा जो होता था धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर हो गया या कोई धार्मिक कार्य शुरू किया गया तो उसमें वो पैसे दे दिए जाते थे। आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत में राजनीतिक अस्थिरता को मजबूत भी एवं कृषि व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत में यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेश में निर्यात करने वाला देश बन गया। यानी मौर्य काल जब आया तो काफी भारत का विकास हुआ, यानी व्यापार करना स्टार्ट हो गया, लोग खनिजों का भी आदान लेन देन करने लगे, तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। इस क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृत का विदेश धर्म में संस्कृत के साथ साथ उच्चतम समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के कला एवं साहित्य में इसी प्रकार से प्रभावित हुए। अब हम लोग चलते हैं जातक कथा, एक निर्धन की चतुराई, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जातक कथाएं हम लोगों में प्रचलित हैं जिनका संकलन बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। यानी जातक कथाएं किससे प्रचलित हैं? तो आम लोगों के लिए प्रचलित हैं। उनका जो संकलन है वो बौद्ध भिक्षुओं ने किया। इस कथा में यह बताया गया है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से व्यापार के माध्यम से धनी बन सकता है। एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था, ये कहानी दी गई है। उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था। उसने मरा हुआ चूहा देखा। उस चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक है। दूसरे दिन बड़े जोरों से आंधी आई। वहां के राजा का बगीचा जो था टहनियां पत्तों से भर गया। राजा का माली उसके साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया, बदले में माली सारी टहनियां एवं पत्ते उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उसे मिठाई का लालच देकर टहनियों एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा। देखते ही देखते बगीचा बिल्कुल साफ हो गया और टहनियां एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गए। तभी राजा कुमार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था। उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों एवं पत्तों को उसके हाथ बेच दिया, जिससे उसके पास जो कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। आगे चलते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी। उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले जो व्यक्ति थे उनको 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति से देखकर घास काटने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उनके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस व्यापारी ने उसको बताया। एक बड़ा व्यापारी शहर में आ गया। तभी उस व्यक्ति ने पास में काटने वाले के पास जाकर कहा, कल तुम सभी मुझे एक एक गट्ठर घास दे देना और तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मैं पूरी तरह घास नहीं बिक जाए। इस तरह उस व्यक्ति के पास 500 गट्ठर घास जो थी वो जमा हो गए। जब घोड़े व्यापारी की कहीं पास नहीं मिली तो उसने उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिया। यानी उसने क्या किया, सभी से एक गट्ठर ले लिए, लेकिन उसने उन लोगों से कहा था कि जब तक मेरी घास बिके ना तब तक तुम लोग बेचना नहीं, जो किसान लोग थे। तो जो व्यापारी घास लेने आया था उसने 1000 में ले लिया, 500 गट्ठर जमा कर लिए थे। और उसने जब घोड़े के व्यापारी कहीं घास नहीं मिली तो उसने उस व्यक्ति को 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। इस तरह से देखते ही देखते अपनी चतुराई से वह निर्धन व्यक्ति धनी बन गया।
तो ये बताया गया एक व्यक्ति के बारे में, कैसे वो मतलब चतुराई के साथ, वो गरीब था बट उसने मतलब अपना दिमाग लगा करके वो धनी बन गया। तो ये चैप्टर आपका 10 चैप्टर कंप्लीट होता है। आज आपके बीपीएससी जो क्लासेस चल रही थी इसमें हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। एनसीईआरटी मतलब एससीईआरटी क्लास 6 की चल रही थी, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्लास 6 की थी। इसमें हम लोगों ने 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल जो होगा चैप्टर 11 चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। जो भी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये क्लास सेंड कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी जब तक आप अच्छे से कवर नहीं करोगे आपका जीके जीएस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, कोई डाउट ये मत रखिए कि कंपटीशन नहीं होने वाला, क्योंकि 87 मतलब 1000 कुछ करके वैकेंसी हैं और जो फॉर्म अप्लाई किए गए 3.5 लाख हैं। वो सभी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। बहुत ज़्यादा मान लीजिए नहीं भी आएंगे तो 10,000 20,000 30,000 कैंडिडेट एग्जाम देने नहीं पहुंच पाएंगे किसी भी रीजन से, बट बाकी तो सभी आएंगे, क्योंकि मतलब TRE 3 में पेपर जो लीक हुआ था कुछ लोग उसमें नहीं पहुंचे होंगे तो कुछ लोग इसमें ज्वाइनिंग मतलब पेपर अटेंड जरूर करने जाएंगे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, ये डाउट मत रखिएगा कि कंपटीशन नहीं होने वाला है। अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा और पेपर का लेवल भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर लीक हुआ था फिर से पेपर प्रिंट हुआ है, तो अब अच्छी सिक्योरिटी के साथ पेपर भी बना होगा। पेपर का पूछने का तरीका है वही होगा, बट पेपर अप बनाएगा, यानी पेपर जो है वो कठिन बनाया गया होगा। तो आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, हर जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना है, कोई डाउट नहीं रखना है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठो तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर भी होता है तब भी वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो जो मतलब टॉपिक है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़िए और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। आप मेहनत करते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है 10 जून को 11 जून को 2 दिन आपका एग्ज़ाम होगा, डेट फाइनल आ चुकी है। आपका एडमिट कार्ड जब आएगा आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस सारी मिलती रहती हैं एंड टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा।